Hello everyone, I Pragya Pandey welcome you all to the YouTube channel of Rouse Academy for Competitive Exams, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, consider the following statement with respect to Bhashni mission. So here the only correct answer is option number B. चलिए discuss कर लेते हैं why option number A is not correct here. So when we talk about Bhashni, it is a local language translation mission that aims to bring the barrier between various Indian languages by using available technology. The mission also aims to enable citizens to speak in their own language while talking to speakers of other Indian language. So because they have mentioned translation of English, and that is why the option 1 is wrong and option 2 is correct. Moving on to the next question. Amrit PAX 2023, which was launched recently, is a it is a philatelic exhibition. इसे ऑर्गेनाइज करवाता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन. It has a number of workshop, panel discussion, cultural programs which highlights the culture and heritage of India. Interested citizens can be the part of these events and explore the story of Indian through stamps. And because of all this, we can say that Amrit PAX 2023 is philatelic exhibition. So I hope आपको यहाँ पर clear हो चुका होगा. So without wasting any time, let's see what is in the news. So this particular article is important for GS paper 2 polity. बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिसमिस कर दिया है एक चैलेंज को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर यहाँ पर आया था. बात की जा रही थी जो री एडजस्टमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंसीज का इन दी न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसको लेकर कुछ यहाँ पर विवाद देखने को मिला था. हालांकि रिजल्टेड इनटू सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस पूरे जो चैलेंज इसको किया गया था इसको खारिज कर दिया है. सो इस पूरे आर्टिकल को समझने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर डीलिमिटेशन क्या होता है. देखिए, जब हम डीलिमिटेशन की बात करते हैं तो इसके लिटरल मीनिंग पे अगर हम जाएं तो ये एक एक्ट है या एक प्रोसेस है जहाँ पर फिक्स किया जाता है. ठीक है, लेट मी ऑल्सो राइट इट. फिक्स किया जाता है या लिमिट किया जाता है या फिर बाउंड्रीज बनाई जाती हैं ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी in the country to represent changes in the population. अब आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये पॉपुलेशन के चेंजेस को ध्यान में रखने के लिए डीलिमिटेशन बनाया जाता है, विच मीन्स यहाँ से हमें समझ आएगा कि वाई डीलिमिटेशन इज इम्पॉर्टेंट. देखिए, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑन इक्वल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोवाइड करने के लिए डीलिमिटेशन इज इम्पॉर्टेंट. Another thing, if we'll talk about the fair division of geographical area so that one political party does not have an advantage over other in an election. So इस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम बात करें तो डीलिमिटेशन फॉलो करता है वन वोट वन वैल्यू के फॉर्मूला को. ऑल राइट, आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा. जब हम डीलिमिटेशन यहाँ समझ चुके हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आ जाता है कि व्हाट इज डीलिमिटेशन कमीशन. चलिए, डीलिमिटेशन कमीशन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा अंडर आर्टिकल 82. देखिए, यहाँ से प्री में बहुत डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आई होप आप ऐसी चीज़ों को डायरेक्टली नोट कर रहे होंगे. अगर हम बात करें अंडर आर्टिकल 82, पार्लियामेंट इनेक्ट करती है डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस. तो ध्यान रखिए, आफ्टर हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन की अगर बात की जाती है, फेयर डिवीजन हो जोग्राफिकल एरिया का, ताकि जो वोटिंग है रिप्रेजेंटेशन है लोगों का वो इक्वल हाफ में हमें दिखाई दे, इसके लिए डीलिमिटेशन किया जाता है. और डीलिमिटेशन कब करेंगे, जब आपके पास एक्चुअल सेंसस होगा. तो हमारे पास जो लास्ट डीलिमिटेशन यहाँ पर कैरी आउट किया गया होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कब किया गया होगा, 2011 में. अंडर आर्टिकल 82 पार्लियामेंट इनेक्ट करती है डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस. वहीं अगर हम बात करें अंडर आर्टिकल 170, स्टेट ऑल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर डीलिमिटेशन एक्ट after every census, and once the act is in force the union government set up the delimitation commission. तो इसी तरीके से अगर हम बात करें
तो ये डीलिमिटेशन कमीशन पहली बार एक्सरसाइज किया गया था, कैरिड आउट किया गया था बाय द प्रेसिडेंट इन 1950-51 और इसी तरीके से हमें पहला डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट दिखाई दिया था विच इज़ 1952। सो आप याद रखेंगे अभी तक की अगर हम बात करें सो डीलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन सेट टिल नाउ अप टू 4 टाइम्स 1952, 1963, 1973 and 2002 under the act of the same। सो एक और आपसे सवाल बन सकता है हालांकि प्री में कि 1981 and 1991 so there was no delimitation after the year of 1991 and 1991 census। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई चलिए डीलिमिटेशन कमीशन बन गया। अब बात कर लेते हैं इनकी पावर की, इनकी अथॉरिटी की। देखिए एक डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश करती है। सो इनको अपॉइंटमेंट करने का अगर हम अधिकार बात करें तो ये होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में। सो दिस डीलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। So this is something very important point that you should keep in mind। ये कंपोज करता है एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रिस्पेक्टिव स्टेट्स का जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है इनके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है कि दिस कमीशंस ऑर्डर्स आर फाइनल एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। अब आपको उससे ये पर्टिकुलर सेक्शन समझ आ गया होगा। सो जो भी यहाँ पर मैंडेट कमीशन लेगा डिलिमिटेशन कमीशन वो एक फाइनल माना जाता है और उसे किसी भी कोर्ट के समक्ष यहाँ चैलेंज नहीं किया जा सकता, उस पर क्वेश्चन रेज नहीं किए जाते। सो इट कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट एज इट वुड होल्ड अप एन इलेक्शन आइडेंटिफिलिटी। सो कमिंग बैक ऑन टू द आर्टिकल, डिलिमिटेशन हमें समझ आ गया। अब देख लेते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या मुद्दा हुआ या जम्मू कश्मीर को लेकर क्या मुद्दा हो रहा था जिसकी वजह से इस चैलेंज को यहाँ पर खारिज किया गया है। बात करें अगर जम्मू कश्मीर की डिलिमिटेशन की तो आपको याद होगा जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन नेसेसरी हो गया था जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के थ्रू जो नंबर ऑफ असेंबली सीट्स हैं वो यहाँ पर इंक्रीज हुई थी। इसको इस तरीके से समझ लीजिए द अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर स्टेट हैड 111 सीट्स। अमंग दीज 46 वर इन कश्मीर, 37 इन जम्मू एंड द 4 इन लद्दाख। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। प्लस 24 सीट्स रिजर्व्ड फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इस तरीके से हमने यहाँ पर सीट्स को डिवाइड किया हुआ था। लेकिन when Ladakh was carved out as the union territory, जम्मू कश्मीर के पास कितनी सीट्स बची? देखिए ये 4 सीट्स थी ना लद्दाख की, ये चली गई। तो विद दैट जम्मू कश्मीर लेफ्ट विद 107 सीट्स इंक्लूडिंग these 24 POK seats here। So this reorganization act increased the seats to 114 again। ठीक है, इन्होंने इसको 114 कर दिया, जिसमें से अगर हम बात करें तो ये 114 को किस तरीके से डिवाइड किया गया, 90 फॉर द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसको कर देते हैं जम्मू एंड कश्मीर बिसाइड्स द 24 रिजर्व्ड फॉर अगेन होम द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। So now you can understand, now you can clearly demarcate the difference why this delimitation is important। क्योंकि इनिशियली दे वर हैविंग 114, 46 कश्मीर के पास है, 37 जम्मू के पास है, 4 लद्दाख, 24 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन जैसे ही 2 यूनियन टेरिटरीज यहाँ पर डिवाइड हुई एक जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको देखने मिला। नाउ हाउ यू गोना मेंशन किस कॉन्स्टिट्यूएंसी के पास कितनी सीट आएंगी, एंड हियर कम्स द रोल ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। एंड आफ्टर दिस वी कैन सी कि 107 हमें यहाँ पर नई सीट्स देखने मिली, अमंग विच 107 के बाद आपको 114 नई सीट्स देखने मिली, अमंग विच 19 are reserved with the Jammu and Kashmir and 24 with the Pakistan occupied Kashmir। So now the next question here comes कि why this exercise has been controversial in Jammu and Kashmir। So you should also keep one thing in mind here
कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज हैं दे आर बीइंग विड्रॉड ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर एयर, ठीक है। लेकिन अगर हम बाकी देश की बात करें, कंट्री में बाकी जगहों की बात करें, तो दे हैज़ बीन फ्रोजन अंटिल 2026। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल उठ गया, क्यों? So the last delimitation exercise in Jammu and Kashmir was itself carried out in 1995. So ये इसके अगेंस्ट में एक आंसर दिया जाता है कि ठीक है, सिंस जो टेरिटरी डिमार्केशन हमें चेंज देखने मिले हैं उसकी वजह से हमें ये डिलिमिटेशन करना पड़ा। अगेन इन 2002 उस समय की जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट थी जिसको लीड कर रहे थे फारूक अब्दुल्ला, they amended the Jammu and Kashmir Representation of People Act to freeze the delimitation exercise until 2026 as in the rest of the country। इन्होंने बोला जैसी बाकी कंट्री में 2026 तक डिलिमिटेशन नहीं होगा किसी भी तरीके का, वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी करने की आवश्यकता नहीं है। सो दिस वाज चैलेंज इन द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट एंड देन द अगेन सुप्रीम कोर्ट, बोथ ऑफ विच अपहेल्ड द फ्रीज। ठीक है, इन्होंने अपहेल्ड कर दिया कि फ्रीज को अपहेल्ड कर दीजिए। Again, these political parties in Jammu and Kashmir have been pointed out that the Delimitation Commission is mandated by the Reorganization Act, which is sub judice. So यहाँ पर पूछा गया पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। सो जब डिलिमिटेशन की यहाँ पर बात की जा रही थी, जब इसे कैरी आउट किया जा रहा था, तो बेसिस ऑफ सेंसस जो था उसको एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को यहाँ पर ध्यान में रखा गया था। सो द कमीशन ऑल्सो सेड दैट इट वुड टेक सर्टेन अदर फैक्टर्स इनटू कंसीडरेशन, लाइक फॉर जम्मू एंड कश्मीर साइज की बात करेंगे, रिमोटनेस की बात करेंगे, क्लोजनेस ऑफ द बॉर्डर को भी यहाँ पर देखा जाएगा एंड अकॉर्डिंगली दे विल डू द डिलिमिटेशन। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को ये अधिकार देते हैं कि वो किसी भी नए स्टेट यूनियन टेरिटरीज को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ बात की जा रही है जियो साइंस कम्युनिटी कॉल्स फॉर ब्रॉड पैनल ऑफ एक्सपर्ट टू पावर हेरिटेज बिल। दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट जब बात करेंगे जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी एंड जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। देखिए बात यहाँ पर की जा रही है, एक ड्राफ्ट बिल यहाँ पर प्रपोज किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको प्रीलिम बाइट्स भी यहाँ से मिलेंगे, तो आप इस आर्टिकल को बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए एक ड्राफ्ट बिल यहाँ पर प्रपोज किया जा रहा है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियाज जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट। जब हम इंडिया की जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स की यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए ये इंक्लूड करता है, चाहे आप किसी भी फॉसिल साइट्स की बात कर लें, सेडिमेंट्री रॉक्स की बात कर लें, नेचुरल स्ट्रक्चर्स की बात कर लें, जो कि इंडिया की जियोलॉजिकल साइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। सो ये जो बिल है इसका पूरा नाम है जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2022। बात यहाँ पर की जा रही है कि जो भी पावर है वो किसके हाथ में वेस्ट किए जाएंगे, जो हमारी 170 साल पुरानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, विच अगेन कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इनके हाथ में पूरे पावर होंगे। ये बिल यहाँ पर प्रोविजन प्रोवाइड करने की बात कर रहा है कि जितनी भी पावर है, चाहे किसी साइट को अगर जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर करना है, ये हाथ भी जीएसआई के हाथ में होगा, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी या कोई ऐसी वैल्यूएबल जियोलॉजिकली वैल्यूएबल चीज़ है जो किसी प्राइवेट व्यक्ति के पोजेशन में है, उसको भी जीएसआई उससे ले सकता है, चाहे वो कोई रिलेक्ट हो, रॉक हो या फॉसिल हो। वहीं ये प्रोहिबिट करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी साइट इन नियर टू द जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट। 100 मीटर के दायरे में ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ये बात भी इस बिल में की जा रही है। और अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया के पास होती हैं, तो यहाँ पर 5 लाख रुपए की फाइन की भी बात की जा रही है। हालांकि अभी बिल के बारे में यहाँ विचार किया जा रहा है, क्योंकि एक दूसरा ओपिनियन देखने के लिए आ रहा है जहाँ ये बात भी की जा रही है कि ठीक है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, हम वेलकम करते हैं इस हेरिटेज बिल को, बट रादर than have all the authority in the hands of the Director General of GSI, there need to be a broader committee of experts from a wider range of the institution। चलिए तो ये तो था बिल के बारे में, अब समझ लेते हैं आखिर जियो हेरिटेज साइट्स क्या होते हैं। देखिए जिस तरीके से हमारे हिस्टोरिकल साइट होते हैं उसी तरीके से कुछ जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं।
जैसे कोई फॉसिल पार्क आपको मिल गया, कहीं से डायनासोर के फॉसिल्स आपको मिल गए, तो इसके लिए इंडिया इनको प्रिजर्व करने की भी बात करता है, और ये सारा प्रिजर्वेशन देखने का काम कौन करता है? द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एज इंडिया ऑल्सो अ सिग्नेटरी टू द यूनेस्को कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चर and natural heritage. That is why India is required to have a law on the same, including for the protection and preservation of geo heritage site, which we are not having yet. चलिए देखिए, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इस बिल की महत्वपूर्णता को समझें तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया जियोलॉजिकली आप देखेंगे तो ये कोलिजन से देखने को मिलेगा आपको विद द यूरेशियन प्लेट। तो इंडिया प्लेट का जब यूरेशिया की प्लेट के साथ यहाँ पर टकराव हुआ, तो उसके कोलिजन की वजह से 50 मिलियन साल पहले, ठीक है, 50 मिलियन साल पहले आपको किसका फॉर्मेशन दिखाई देने लगा? हिमालयाज। और बेसिकली हिमालयाज के अलावा अगर हम मेनलैंड इंडिया की बात करें तो आप देखिए एक फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा पुराना है जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के टाइम से हमें दिखाई देता है, जहां अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की बात की जाती है। इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, एंड इसके बहुत सारे सबूत हमारे सामने आए हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो इंडिया हैज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट डायनासोर फॉसिल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। देखेंगे अगर आप तो आपको गुजरात, मध्य प्रदेश, एज वेल एज दी नियर बाय एरियाज ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, आपको ओल्डेस्ट लाइफ के फॉर्म्स भी देखने मिले हैं। नर्मदेसिस, जिसे नर्मदा मानुष भी बोला जाता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कल इन द वर्ल्ड, वो भी नर्मदा नदी के पास आपको देखने मिला है। तो दिस कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से ये पता चलता है कि व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया इज रिच इन द कल्चर, इन दी जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट। सो अगर हम बात करें, सो जियो हेरिटेज साइट सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये अर्थ को जानने के लिए, हमारे इतिहास को जानने के लिए, किसी चीज़ की उत्पत्ति कैसी हुई इसको जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। सो देयर आर एन नंबर ऑफ जियोलॉजिकल साइट। अगर आज की डेट में हम बात करें, इंडिया के पास 34 इम्पॉर्टेंट जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट हैं। सो वन ऑफ देम, जैसे आप याद रख सकते हैं बहुत आसानी से, लोनार लेक बुल्ढाना, ठीक है। इसी तरीके से आप राजस्थान के आसपास देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा अकाल फॉसिल वुड पार्क। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो आपको लोअर पेर्मिनियन मैराइन बेड मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक फॉसिल पार्क, एंड सो ऑन, द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। So moving on to the next article, which is opinion based article again, and it is important for GS paper 2 polity. बात की जा रही है ऑनर ऑफ ऑफिस की। रिसेंटली आपने देखा होगा एक रीशफल हमें देखने के लिए मिला है, कुछ नए गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिला है, जिसमें आप देखेंगे सो देयर वाज वन ऑफ द गवर्नर हु इज द एक्स सुप्रीम कोर्ट जज, एंड ऑल्सो वन ऑफ द गवर्नर हु वाज फॉर्मर इंडियन नेवी कमांडर। सवाल यहाँ पर ये उठता है, आज के देश कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जो गवर्नर का रोल्स है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के मेंटेन करने की बात करें, या एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन की अगर हम यहाँ पर बात करें, सो गवर्नर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके कुछ उदाहरण हमें रिसेंटली जो पॉलिटिकल टर्मोइल हमें देखने मिला झारखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर देखने के लिए मिला है। फॉर गुड रीजन, इफ वी टॉक अबाउट द रोल ऑफ द मिलिट्री एंड द जुडिशरी टू आर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू देयर रिलेशनशिप विद द पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन। सो अगर हम यहाँ पर बात करें, भारत में जब बात की जाती है तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद होगी कि इंडिया में जब हम बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हमें देखने के लिए मिलता है। साथ ही हम देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सब में यहाँ पर पावर अलग अलग रखे गए हैं। वहीं अगर हम मिलिट्री को भी यहाँ पर ला दें तो इस पूरी चीज़ों को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस से दूर रखा जाता है। नाउ विद द अपॉइंटमेंट ऑफ दीज टू न्यू गवर्नर, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क रेज कर रहा है। दिस व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। though they have not done anything yet, but question arises कि क्यों ऐसा है कि इतनी important जो ऑफिस है, ऑफिस ऑफ गवर्नर जो ऑफिस है, इतनी important पोजीशन जो है, वो किसी भी
एक फॉर्मर रिटायर्ड व्यक्ति को यहाँ पर दी जा रही है। वाई गवर्नमेंट इज डूइंग दीज काइंड ऑफ फेवर्स। आप एक बहुत अच्छी चीज़ देखेंगे, कूलिंग ऑफ पीरियड जैसे एक कॉन्सेप्ट हमारे पास देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर भाई कोई भी व्यक्ति जो रिटायर्ड हुआ है, बिफोर अपॉइंटिंग दैम ऑन टू द एनी अदर पोजीशन, व्हाट हैपेंड कि एक टाइम के लिए कूल ऑफ पीरियड यहाँ पर रख दिया जाता है। बट यू मस्ट हैव विटनेस दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंटिन्यूसली ब्रीचिंग this particular point here. So this article is here. We must rethink about कि why government is doing this. साथ ही आप बार बार देखिए, गवर्नर के ऑफिस की अगर हम बात कर लें या हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें, ये दो ऐसी चीज़ें हो गई हैं आज की डेट में कि ये लगातार न्यूज़ का विषय बनी हुई हैं, और बात करें तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हमें इनसे रिलेटेड देखने के लिए मिलती है। सो यू मस्ट गो एंड read everything about the governor, his office, appointment and the eligibility as well. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहां पर बात की जा रही है जल जीवन मिशन की। देखिए, जल जीवन मिशन अगेन इज इन द न्यूज़। कई बार ऐसा हो चुका है कि हमने देखा है जल जीवन मिशन बार बार न्यूज़ में आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है, अमंग द मार्क स्कीम दैट द गवर्नमेंट होप्स टू शोकेस अहेड ऑफ द जनरल इलेक्शन नेक्स्ट ईयर is the Jal Jeevan Mission, and the aim here is to provide piped water to every rural household by 2024. And now you will understand the importance of Jal Jeevan Mission. चलिए देख लेते हैं जल जीवन मिशन को। जल जीवन मिशन की जब बात की जाती है तो इसे 2019 में लॉन्च किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। देखिए, यहाँ पर डिसाइड किया गया था कि जितनी भी हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाएगा, 2024 तक पाइप्ड वाटर सप्लाई इन ऑल द रूरल हाउस होल्ड यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। साथ ही यहाँ पर बात किया गया था कि 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। कितना? 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। किसके थ्रू? देखिए, पाइपलाइन के थ्रू, एक फंक्शनल पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा बाय दी 2024। यहाँ पर बात की जा रही थी कि जो पानी है इसको जन आंदोलन बनाना है, सो दैट ये एक तरीके का कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी एम्स की अगर हम बात करें तो ये मिशन एम करता है और इंश्योर करता है फंक्शनैलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर कनेक्शन के बारे में, वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करने के बारे में, और समय समय पर जो भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेथड है और पानी का किस तरीके से उपयोग किया जाएगा उसकी बात कर रहा है। अलॉन्ग विद दैट इफ वी टॉक अबाउट, तो ये ऑल्सो इंश्योर करता है कॉन्जुगेटिव यूज ऑफ कंजर्व्ड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स क्या ऑगमेंटेशन क्या होगा, वाटर सप्लाई सिस्टम क्या होगा, ग्रे वाटर का ट्रीटमेंट क्या होगा, या इससे रिलेटेड इसके रीयूज हमें क्या देखने मिलेंगे। दिस ऑल्सो टॉक्स अंडर द जल जीवन मिशन। बात करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहा है, वाटर कंजर्वेशन की यहाँ पर बात की जा रही है, पानी को रिसाइकल और रिचार्जिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात की जा रही है, वाटर कोर्सेज डेवलप करने की बात की जा रही है, ट्रीज के प्लांटेशन की बात की जा रही है ताकि सॉइल्स का डिग्रेडेशन यहाँ पर रोका जा सके। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे की गई है, जो भी ट्रेडिशनल हमारी मेथड्स थी, ट्रेडिशनल और वाटर बॉडीज थी, इनको रिनोवेट यहाँ पर किया जा सके। आप याद रखेंगे, अगर हम इसके फंडिंग पैटर्न के बारे में यहाँ पर बात करें तो सेंटर और स्टेट 90:10 के रेशो में यहाँ पर क्या कर रहे हैं आपको देखने के लिए मिलेगा। ये हम बात कर रहे हैं फॉर हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जहाँ पर 90:10 का रेशो में आपको सेंटर और स्टेट फंड शेयर करते हुए दिखाई देंगे। वहीं जितनी भी रेस्ट ऑफ द स्टेट्स है वहाँ पे 50:50 का रेशो हमें यहाँ पर दिखाई देने लगेगा फॉर द स्टेट्स एंड 100% फॉर द यूनियन टेरिटरीज। सो जल जीवन मिशन बार बार न्यूज़ में आ रहा है, सो अगेन इट बिकम्स दी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका जिक्र हमें हमारे बजट में भी देखने के लिए मिला था। सिंस ये अपने टारगेट के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है 2024 के, सो अगेन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन।
आगे बढ़ने के पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, so do like our channel and subscribe it to never miss any updates. Also, if you want to give wings to your preparation, do visit Rouse Academy for competitive exams. We have two entirely dedicated branch to help all the aspirants out there. One is at Indore, another one is at Bhopal. साथ ही आप नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और बाकी की सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एज वेल एज फॉर द गवर्नेंस। देखिए इसको लिखने वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लिखने वाले व्यक्ति का नाम है फिरोज वरुण गांधी, हु इज़ अ 3 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द पीलीभीत लोकसभा। चलिए बात करें 2009 का जो टनल बोरिंग मशीन का जो सिस्टम हुआ था जोशीमठ का, उत्तराखंड में ये एक बहुत डिवास्टेटिंग सिचुएशन यहाँ पर लेके आया, जिसकी वजह से हमें लगभग 800 लीटर वाटर पर सेकंड के हिसाब से वेस्ट होता हुआ दिखा। साथ ही 30 लाख लोग सडनली यहाँ से बेघर हो गए, डिस्प्लेसमेंट हो गया और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस हमें देखने मिले। बात की जाए तो प्रॉब्लम कहाँ पे हुई थी, जोशीमठ के इस्टेब्लिशमेंट के पहले ही ऐसे बहुत सारे कंसर्न लगाए जा रहे थे कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि द तपोवन विष्णुगढ़ डैम एंड हेलांग मारवाड़ी बाईपास रोड, उसको यहाँ पर बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जोशीमठ एक बहुत ही ज़्यादा प्रोन एरिया पर प्रोन एरिया पर यहाँ पर बना हुआ है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जब हम हिली रीजन या सिटी रीजन के डेवलपमेंट की बात करते हैं, अर्बन प्लानिंग की यहाँ पर बात करते हैं, तो क्या रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हमें फॉलो करना चाहिए। देखिए अगर हम अर्बन पॉलिसी मेकिंग की यहाँ पर बात करें और अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की यहाँ पर बात करें, तो आप देखेंगे जितनी भी नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क एरियाज़ की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा हमें देखने मिलते हैं। अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इन द हिमालयन रीजन एंड इन द वेस्टर्न घाट, and this what we should keep in mind. So construction of a large landscape things here is going to be devastating, is going to be very much worse for the India. सो एज पर द आर्टिकल जब हम इन जगहों के बारे में देखेंगे, आप इनकी जोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे, तो यहाँ पर अर्बन प्लानिंग को ये कहीं ना कहीं फेल करती हुई नज़र आती हैं। सो वी नीड टू फॉलो सम काइंड ऑफ मेजर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें क्रेडिबल डेटा की आवश्यकता है। एक सबसे पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि अगर हम अर्बन सेटलमेंट की हिली रीजन या वेस्टर्न घाट जैसे रीजन्स में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो क्या क्रेडिबल डेटा हमारे पास है वो देखना होगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो लैंडस्लाइड रिस्क नीड टू बी मैप्ड एट द ग्रैनुलर लेवल, मतलब हमें लोकली जाके इसको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस तरीके की लैंडस्लाइड्स प्रोन एरियाज यहाँ पर हैं, क्या क्या सिचुएशन अभी तक हो चुकी है, किस तरीके की कंडीशन पीपल आर फेसिंग, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू मैप्ड आउट ईच एंड एवरीथिंग। वहीं अगर हम बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ कंस्ट्रक्टेड अ नेशनल मैपिंग एक्सरसाइज which is 1:50,000 scale with each centimeter denoting approximately 0.5 centimeter of area. But as per the author this is not enough. अगर हम अर्बन पॉलिसी मेकिंग की बात करें और हिली रीजन में हम इस तरीके की सिचुएशन से बचना चाहते हैं, तो ये हमें 1:50 का जो स्केल है इससे नीचे जाकर इसको बिलो करना होगा 1:1000 के स्केल पर। फिर ऐसे एरियाज को भी हाईलाइट करने की आवश्यकता है जहां पर रिस्क नहीं है और जहां पर रिस्क है। सो एरियाज विद द हाई लैंडस्लाइड रिस्क शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सपांड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एट एनी कॉस्ट। ठीक है, साथ ही हमें ये भी आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है कि ऐसे कौन से अर्बन एरियाज हैं जो कि हाई सेस्मिक जोन्स के अंदर आते हैं। इफ सम स्टेट इज कमिंग अनटू द हाई सेस्मिक जोन, जो कि स्पेशली अगर आप देखेंगे जोन 5th दैट इज द वर्स्ट, सो यहाँ पर जोन 5th में अगर कोई एरिया आ रहा है तो हमें उसके अर्बन प्लानिंग को स्लो करना होगा ताकि हम कहीं से कहीं तक अर्थ के सिस्टम को नहीं बिगाड़ें। इन दैट केस अगर आप देखेंगे तो ऐजवाल एंड मिजोरम आर टू ऑफ द सिटीज़ जहाँ पर आपको सेस्मिक जोन 5 देखने मिलता है। गैंगटॉक की अगर हम बात करें, सिक्किम की अगर हम बात करें, दे आर लैंड स्लाइडिंग एरिया
अर्ली वार्निंग सिस्टम हमें यहाँ पर लगाने की आवश्यकता है, सेंसर को यहाँ पर लगाने की आवश्यकता है, वाटर मूवमेंट को ट्रैक करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर किसी जगह पे अर्थक्वेक आने वाला होगा तो सबसे पहले जो हमें वाइब्रेशंस हैं वो कहाँ पे फील हो जाते हैं? वाटर बॉडीज़ में। अगर वाटर बॉडी का प्रॉपर असेसमेंट यहाँ पर किया जाएगा देन वील गेट टू नो कि क्या किसी भी प्रपोर्शन में जो अर्थक्वेक है या सेस्मिक वेव्स हैं इनका वाइब्रेशन क्या कहीं से कहीं तक इंक्रीज हो रहा है और इज इट स्टेबल। फ्लड रिस्क भी एक दूसरा मुद्दा यहाँ पर निकल कर आ जाता है इंडियन सिटीज़ में। जब हम बात करते हैं अर्बन सिटीज़ और प्लानिंग की तो आप देखेंगे फ्लड प्रूफिंग इंडिया की अगर हम बात करें तो देयर इज़ नो सच सिटी इन इंडिया विच इज़ फ्लड प्रूफिंग, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल मेजर्स हमें देखने की आवश्यकता है। पहले तो हमें सीवरेज को एनहेंस करना होगा, स्टॉर्म वाटर को मेंटेन करना होगा, हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है उस नेटवर्क को एनहेंस करना होगा, डिजिटलाइजेशन यहाँ पर करना होगा, जो एनक्रोचमेंट है ऐसी जगह पर अगर आ रहे हैं इन्हें क्लियर आउट करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम अर्बन प्लानिंग के बारे में सोच सकते हैं। सो बिफोर प्लानिंग टू एनीथिंग, जब हम अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं तो वी मस्ट लुक इनटू दीज इश्यूज एज वेल। चलिए, सो it's time for current oriented one liners, and first news is Financial Literacy Week is being organized by the Reserve Bank of India from February 13 to February 17, 2023, and the theme for this year is Good Financial Behavior, Your Savior. The theme aligns with the overall strategic objective of the National Strategy for Financial Education 2020-2025. Next, names of 19 individual and two institutions announced by Bangladesh government for Ekushe Padak. Bangladesh government has announced these 19 individual and two institutions for the award of Ekushe Padak, which is the highest civilian award in the Bangladesh. Next, Mohammad Shahabuddin to become the 22nd president of Bangladesh. And last in the cools today is Maharashtra wins the highest number of medal in Khelo India Youth Games. Maharashtra, which stood first in the medal tally with a total of 161 medals, including 56 gold, 55 silver, and 50 bronze. So it's time for quiz, and first question is which country recently partnered with the Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle Joint Business Council? Next question is as per FAO recent database, which country ranked first in milk production across the world? So you all know the drill. Correct answer आपको हमें comment section में बताना है and stay tuned with us to know the right answer. आज के लिए बस इतना ही. Join our batches for UPSC, MPPSC Civil Services examination. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.